था हमने करंट ऑपरेशन किए थे ना, एलिमेंट्स क्रिएट किए थे, एलिमेंट्स अपडेट किया था, उसमें वैल्यू डाली थी, वैल्यू फेच की थी, वैल्यू कंसोल करवाई थी, स्टाइलिंग डाली थी, स्टाइलिंग एट्रीब्यूट्स डाले थे, एट्रीब्यूट्स रिमूव किए थे, मल्टीपल टास्क परफॉर्म किए थे डोम में, है ना। आज हमने करने हैं इवेंट हैंडलिंग। ओए हाँ ठीक, आज हमने करनी है इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। इवेंट हैंडलिंग हम किस टाइप से कर सकते हैं, कितने वेज हैं, वो सारा हम करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। और जो कल टास्क दिया था वो अगर हो गया है तो प्लीज हैंड रेज करो। नहीं हुआ, कहाँ रह गए? हाँ, गंदे बच्चों। नो सर। अच्छा ठीक है, तो आज की क्लास के बाद हो जाएगा। एक सेकंड रुकना, मुझे ना एक मैनेजमेंट करने दो। हेलो, तुमने करना है? अगर प्रैक्टिस करनी है तो साथ वाली क्लास में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, तो मना नहीं कर रहा, बट डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। ऐसे तो तुम्हारा टॉपिक हो रखा है ये वाला, देखना चाहते हो तो देख लो, ठीक है। बेसिक हमारे पास कमांड थे, मुझे ना वो बोलना चाहिए, इरेजर है। समीर, ये मेरी क्लास का अनुज, म्यूट करो ना अपना, स्पीकर बंद करो। भवनी अपने क्लास एक सेकंड, देयर इज सम फ्लैश, मेरा फोन में 12 बजे वाली क्लास से हमारे अपने ही आए थे। ठीक है, ओके। सो जितना हमने कल पढ़ रखा है, हमने डोम का करंट ऑपरेशन वाला काम कर दिया है ना। डोम के अंदर यहाँ पे हमने करंट ऑपरेशन कर दिया, एलिमेंट्स को क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, उसमें अंदर वैल्यू डालना, उसकी स्टाइलिंग एडिट करना, ये सारे काम हम कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं, तो ये वाला तो डन है। ओके, इसको करो साइड में। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास इवेंट। इवेंट्स को हैंडल करना एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। इसको कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। इसके मोस्टली 3 टास्क होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स होते हैं। जैसे हम CSS हैंडल करते हैं, वैसे हम इवेंट्स को भी हैंडल करते हैं, ठीक है। इनलाइन हैंडल कर सकते हैं, इंटरनली हैंडल कर सकते हैं, इंटरनली हैंडल कर सकते हैं, और हम अलग से फाइल अटैच करके एक्सटर्नली भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द कॉमन वे जो है इसका, वो कैसे है, हम ऐड इवेंट लिस्टनर मेथड यूज करते हैं, ठीक है। ऐड इवेंट लिस्टनर मेथड से क्या होता है कि हम एक ही फंक्शन में हर एक वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास मल्टीपल टाइप की लूप्स थी, है ना। फॉर लूप थी हमारे पास, डू वाइल लूप थी हमारे पास, और कौन सी वाइल डू नहीं होता, वाइल लूप होती है, डू वाइल होता है, फॉर लूप होता है ना। काम तीनों सेम करते हैं, है ना, इटरेशन करते हैं। वाइल लूप में क्या होता है, हम वेरिएबल पहले क्रिएट कर लेते हैं फिर काम करते हैं। डू वाइल में क्या होता है, काम पहले होता है, वेरिएबल बाद में हम उसकी कंडीशन चेक करते हैं। और फॉर लूप में तीनों चीज़ें एक जगह पे दी होती है, जिससे हमें ज़्यादा कंट्रोल मिलते हैं, राइट। एक जगह पे होते हैं, मैनेज करना आसान हो जाता है। वैसे ही हमारे पास एक यहाँ पे मेथड एग्जिस्ट करता है जिसका नाम होता है ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है। वो मेथड क्या करता है, उस मेथड में हमारे पास, यहाँ पे लिख दूँ ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है। ये हमारे पास एक मेथड है जो 3 प्रॉपर्टीज पैरामीटर मांगता है हमसे, ठीक है। 3 पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है हमारे पास टाइप, ठीक है।
कल वाला दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कल मेरे को लग रहा थोड़ा तेज हो गया, ठीक है। तो पहला जो पैरामीटर जाता है वो होती है टाइप। टाइप कौन सा, इवेंट का टाइप, कौन सी टाइप के इवेंट को आप ट्रिगर करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं प्लीज ये मत पूछना मुझसे, मैंने बहुत बार करवा रखा है। कॉल बैक फंक्शन जो हम ट्रिगर होने पे फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हमारा लॉजिक, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास कैप्चरिंग। कैप्चरिंग क्या होता है, ये है हमारे पास आज का मुद्दा, कैप्चरिंग, ठीक है। और कैप्चरिंग की डिफॉल्ट वैल्यू होती है हमारे पास फॉल्स, ठीक है। डिफॉल्टली इसकी वैल्यू होती है फॉल्स। अगर हम कैप्चरिंग नहीं प्रोवाइड करते तो भी वो एक उसने डिफॉल्ट वैल्यू रखी है तो वो काम कर लेता है उसके बराबर। बट ये दोनों चीजें हम हमेशा पास करते हैं। ओके, लेट्स सी डू सम डाटा हियर, ऐड सम डाटा हियर, क्रिएट कर लेते हैं यार। यहाँ पे डाला लॉरम, यहाँ पे 30 डाला। लॉरम इज कीवर्ड इन VS कोड जिससे हम डमी डाटा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट डाली, स्क्रिप्ट में हमने एक सिलेक्ट किया पैरा और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर सकते हैं, टैग नेम कर सकते हैं, क्यूरी सिलेक्टर करेंगे हम, क्यों यार क्यूरी सिलेक्टर से टैग नेम को सिलेक्ट करने के लिए हमने सिर्फ टैग का नेम डालना होता है, जैसे CSS में करते हैं। पी डालूंगा तो वो सिर्फ पैराग्राफ को टैग करेगा, और क्योंकि मैंने ऑल नहीं यूज़ किया तो वो सिर्फ एक ही को सिलेक्ट करे। अगर यहाँ पे मल्टीपल पैराग्राफ भी होते हैं तो वो सबसे ऊपर वाला जो इंडेक्स होता है मतलब जो सबसे ऊपर होगा उसे सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। हमने सिलेक्ट कर लिया। पहले से कंसोल लॉग करवा कर देखें क्या सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। इसको किया लाइव और इसको चलाया, चल पड़ा नहीं चला, हाँ चल पड़ा, पैराग्राफ आ गया, सिलेक्ट तो कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे एक बटन बना सकता हूँ मैं, या फिर कुछ भी बना सकता हूँ। यहाँ पे एक बनाता हूँ मैं बटन, ठीक है। बटन में रख दिया मैंने क्लिक मी, ठीक है। एज ऑलवेज क्लिक मी, और इस तरह एक ओहो इधर नहीं इधर, ठीक है। इसका नाम रखा बटन और इधर बटन कर दिया सिलेक्ट, BUTTON, बटन सेलेक्ट किया, ठीक है। बटन को एक सिलेक्ट करके कौन से वेरिएबल में डाला, बटन वेरिएबल में डाला। अब बटन पे मैंने इवेंट लिस्नर डाला, बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है। इस मेथड को यूज़ करेंगे। इस मेथड को यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड इवेंट लिस्नर। एक टाइप लेता है, टाइप किस वैल्यू में देनी है, हमने किस डाटा टाइप में देनी है, स्ट्रिंग में, ठीक है। उसके बाद वो लेता है लिसनर, लिसनर इज इक्वल टू फंक्शन, कॉल बैक इज इक्वल टू फंक्शन, मेथड इज इक्वल टू फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लिसनर हो गया, कॉल बैक हो गया, ये सारे जितने भी हैंडलर हो गया, हैंडलर इज ऑल्सो इक्वल टू फंक्शन। इन नेमों से घबराने नहीं है, हमने बस अपना लॉजिक लिखना है यहाँ पे। और तीसरा है हमारे पास ऑप्शन बूलियन, ठीक है, वो कैप्चरिंग को इनेबल करता है, हमें देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑप्शनल है। ओके, पहले तो हमने यहाँ पे टाइप डाला जो कि है क्लिक, बटन पे जब भी क्लिक होगा हम एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। फंक्शन आप बाहर भी लिख सकते हो, ठीक है, फंक्शन का नाम डाल सकते हो यहाँ पे, जैसे आप फंक्शन कहीं पे लिख के कहीं पे कॉल करते थे, है ना, कहीं पे भी कॉल करोगे तो वो रिजल्ट देता है, वैसे कहीं पे भी फंक्शन बनाओ, बस यहाँ पे नाम देने की जरूरत है। अगर वो नहीं करना तो यहाँ पे भी डायरेक्ट फंक्शन एग्जीक्यूट डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन भी डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। एरो फंक्शन कर रखा है आप लोगों ने, एरो फंक्शन कर रखा है ना, एरो फंक्शन यहाँ पे बना रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, पैरा को कंसोल लॉग कर दिया, ठीक है। जब भी मैं क्लिक करूंगा मेरा पैराग्राफ कंसोल लॉग हो जाएगा, ठीक है। एक फंक्शन है जो पैराग्राफ को कंसोल लॉग कर रहा है, ठीक। इशू कोई यहाँ पे इशू नहीं है ना, सिंपल था, डन है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग पैरा। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब भी कोई इवेंट ट्रिगर होता है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जो होता है इवेंट, ठीक है। और वो हमें हमेशा कॉल बैक में मिलता है, ठीक है, पैराम में मिलता है। उसे आप किसी भी वैल्यू से सिलेक्ट कर सकते हो, आप जो भी पैरामीटर का नाम दोगे आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमने वहाँ पे दिया इवेंट भी लिख सकते हो, या फिर अकेला भी वर्क करता है, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। मैंने लिखा और मैंने को कंसोल लॉग करवा लिया। जब भी मैं बटन पे क्लिक करूंगा जो मेरा इवेंट आकर हुआ है वो मैं इवेंट को देखना चाहता हूँ, ठीक है। इधर है तो जब भी मैंने क्लिक किया मेरा इवेंट अकर हुआ
और वो इवेंट किस टाइप का है, कहाँ पे अक्कर हुआ है, यहाँ पे हर एक चीज़ हमें मिल जाएगी, ठीक है। उसकी लोकेशन क्या है, लेयर्स में क्या है, ठीक है, हर एक चीज़ मिल जाएगी। और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में इतना कुछ देखना भी नहीं है, इसमें से हर एक वैल्यू हमारे काम की नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक या दो वैल्यू काम की है, सिर्फ उसी पे ध्यान देना है और किसी पे ध्यान नहीं देना अभी के लिए, ओके। और वो सबसे पहली वैल्यू तो टाइप है। टाइप हमारा कौन सा था, इवेंट का टाइप, क्लिक, ठीक है, वो मिल जाता है हमें। हमें यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। प्रोटोटाइप में हमें और भी मेथड्स मिल जाएंगे जो इवेंट अपने पास होल्ड करता है। जैसे प्रोटोटाइप में हमारे पास हर एक मेथड मिलते हैं। एरे के प्रोटोटाइप में एरे के मेथड मिल जाएंगे, ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप में ऑब्जेक्ट के मेथड मिल जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे इवेंट के मेथड मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली थी, टारगेट, जो बहुत ज़्यादा जरूरी काम है, चीज़ है, ठीक है। इवेंट डेलीगेशन पढ़ने वाले हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। टारगेट इजिकल टू बटन, जहाँ पे भी हमारा क्लिक नहीं इवेंट अक्कर होता है, वहाँ पे वो टारगेट होता है। जहाँ मतलब जहाँ पे हुआ वो टारगेट ही हो गया एक हिसाब से, हिंदी में बताऊँ तो जहाँ पे भी हमारा इवेंट अक्कर हो जाएगा उसे वो टारगेट में स्टोर कर लेता है, ठीक है, ओके। सो इवेंट हमें बहुत सारी वैल्यूज देता है। क्या हुआ, ठीक। अब हमारे पास काम है कि हम इससे कैसे काम करें। कोई भी इवेंट, अगर मैं, जरूरी नहीं है कि मेरा सिर्फ बटन पे ही काम करे। अगर मैं पैरा यहाँ पे लिख दूँ तो पैराग्राफ पे क्लिक करने पे भी काम होगा। मैं किसी भी एलिमेंट पे इवेंट लिसनर लगा सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बटन ही क्लिक फंक्शन लेगा। मैं बटन पे, पैराग्राफ पे भी लगाऊंगा तो भी काम करेगा। पैराग्राफ पे क्लिक किया तो मेरा इवेंट अकर हो रहा है, ठीक है। किसी भी टाइप पे मैं लगा सकता हूँ, किसी भी टाइप पे मैं हटा सकता हूँ। कितने तरह के हमारे पास इवेंट्स होते हैं। या तुम्हारा टास्क है जीपीटी करो और टाइप्स फाइंड करो, ठीक है। दो तीन होते हैं, मैं बता देता हूँ। डबल क्लिक भी होता है, माउस की, माउस डाउन, माउस अपना होल्ड करना, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, ठीक है। और ये सारे फंक्शन टाइप्स होते हैं, ठीक है। और हम सिर्फ एक पे काम करेंगे, क्लिक पे, मोस्ट ऑफ द केस ये यूज होता है, ठीक है। और हमारे पास टास्क है, हम क्या क्या करवा सकते हैं। हम छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, जो मैं कल बनवा रहा था, टू डू लिस्ट, जो कि सभी बनाते हैं, जो हम सीखते थे, ठीक है। और तुम्हारा नहीं बना क्योंकि मैंने इवेंट हिस्ट्री नहीं पढ़ाई थी, ठीक। उसके लिए तुम्हें एक मेथड और पढ़ना पड़ेगा, इवेंट डेलीगेशन, जो कि है हमारा थर्ड पैरामीटर, ठीक है। देखो, इवेंट को तुम हैंडल कर लोगे, ठीक है, फंक्शंस बना लोगे, हैंडल कर लोगे, डोम से मैनिपुलेशन कर लोगे, वहाँ तक ईजी है। बट काम करने के लिए एक और तरीका हमें समझना पड़ेगा, व्हाट इज कैप्चरिंग। सपोज करो यहाँ पे एक पेरेंट है, ठीक है, डिव लगा दो, ठीक है। डिव के ऊपर तुमने इवेंट लिस्टनर लगाया, क्लिक करने पे कंसोल करेगा, ठीक है, क्लिक करने पे कोई फंक्शन वर्क करेगा। और इसके अंदर एक बटन है, ठीक है, बटन पे भी इवेंट लिस्टनर लग रखा है कि बटन पे क्लिक करेंगे तब भी कोई इवेंट वर्क करेगा। और अगर मैं यहाँ पे बटन पे कोई क्लिक करूँ तो क्या पेरेंट का इवेंट लिस्टनर वर्क करेगा, बोलो बोलो बोलो, नहीं समझ आया, कैसे बताऊँ। एक हमारे पास पेरेंट है, ठीक है, आपके टेबल पे एक फ़ोन पड़ा है, कॉपी पड़ी है, ठीक है, टेबल के ऊपर कॉपी पड़ी है, आप टॉप व्यू से देख रहे हो। अगर आपने टेब कॉपी के ऊपर पेन गिराया तो वो क्या पेन आपका कॉपी पे गिरा, गिरा, क्या वो पेन आपका टेबल पे गिरा, टेबल पे भी गिरा, वही है। अगर इसको मैं करके बताऊं तो इधर टिप बनाया और इसको मैंने डाल दिया नीचे, डाल दिया, ठीक है। एक डिव है जो कि रैपर है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, पैराग्राफ, और उसके अंदर क्या है, बटन, ठीक है, दो चीज़ें। अब अगर मैं उस डिव पे भी div, ये क्या लग गया, ओहो, हिंदी कैसे लग गई मेरी, कीबोर्ड चेंज हो गया, अरे यार कौन से शॉर्टकट दबा दिया मैंने। ये दबाया था, ये दबाया था, रुक जाओ यार, मैं करो थोड़ा, लगता है अब टाइम लगने वाला। कीबोर्ड की, अरे ये रहा, ये रहा, ये रहा, हाँ मिल गया, मिल गया, ओके। इसकी शॉर्टकट की क्या है, विंडो की,
ओके, विंडो स्पेस, ओके। आज कुछ नई चीज़ सीखी भाई। डिव सिलेक्ट कर लिया मैंने, अब डिव पे भी लगा देता हूँ एक। ओहो, डिव पे लगाया कि जब भी डिव पे क्लिक होगा, इवेंट वगैरह हमने नहीं लेना अभी, यहाँ पे से लिया हमने क्लिक फ्रॉम PARENT पेरेंट, ठीक है। और इधर लिख देते हैं और क्या चल रहा है भाई, क्या कर रहे हो? क्लिक फ्रॉम, अगर मैं टीचर ना होता, क्लिक फ्रॉम चाइल्ड, ठीक है। अब पेरेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंसोल एक आएगा, चिल्ड्रन पे क्लिक करेंगे तो एक कंसोल आएगा, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी, इधर से होगा। और भी कोई है? सॉरी निकिता, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया अभी तक। हमने क्या किया, एक डिव लिया, ठीक है। डिव के अंदर एक पैराग्राफ टैग लगाया, ठीक है। उसके अंदर एक पैराग्राफ के नीचे एक सिबलिंग टैग में एक बटन टैग बनाया, ठीक है। और इन तीनों टैगों को हमने सिलेक्ट किया और हमने तीनों पे इवेंट लिस्ट में लगा दिया। तीनों पे तो नहीं, तीनों पे लगा देता हूँ BTN, ठीक है। बटन पे भी लगा दिया, तो तीनों टैगों पे इवेंट लिस्ट में लगाया हमने, और कुछ नहीं किया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये हमने कल भी कर रखा था। अगर कहीं पे कोई इश्यू है तो मुझे बताना निकिता, मैं दोबारा बता दूंगा। ओके, ठीक है। अब मैं अगर किसी पे क्लिक करूं तो मेरा क्या हो रहा है कंसोल, ध्यान से देखना। जो मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया, ठीक है, दोनों इवेंट एक साथ ट्रिगर होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो डिव है, डिव पे तो क्लिक हो ही रहा है ना। इवेंचुअली हमारे पास जो पैराग्राफ है वो भी डिव के अंदर है, जो बटन है वो भी डिव के अंदर है, ठीक है। तो दोनों पे क्लिक होता है। अगर मैं सिंपल डिव पे क्लिक करूँ तो डिव वाला आकर हो रहा है, तो यहाँ पे काम कैसे हो रहा है हमने वो देखना है, ठीक है। इवेंट तो दोनों अकर करेंगे ही करेंगे, ये तो लॉजिकल बात है, करेंगे, पर काम अकर कैसे हो रहे हैं। पहले हमारे पास कौन सा कंसोल लॉग होता है? पहला चाइल्ड कंसोल होता है, फिर हमारा पेरेंट कंसोल होता है। तो जब हम पेन फेंक रहे हैं ऊपर से, पहले कॉपी पे जा रहा है, फिर हमारा टेबल पे जा रहा है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो पहले चिल्ड्रन, फिर हमारे पास पेरेंट आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो पहले चिल्ड्रन पे क्लिक होता है, उसके बाद पेरेंट पे क्लिक होता है ना। ऐसा चल रहा है। इसे कहते हैं बबलिंग, ठीक है। बबलिंग मीन्स क्या होता है? बबल्स कैसे वर्क करते हैं? बबल्स जो होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, है ना। तो वैसे ही चिल्ड्रन से पेरेंट पे हमारा इवेंट ग्रो करता है, समझे। जब भी बबल ग्रो करता है नीचे से ऊपर जाता है, वैसे ही हमारा जो बबलिंग होती है वो करती है नीचे से ऊपर, मतलब पेरेंट, चिल्ड्रन से पेरेंट की ओर इवेंट हमारा ट्रिगर होता जाता है, होता जाता है। अगर हमारे पास उसमें पैराग्राफ के अंदर भी एक पर्टिकुलर टैग होता है, तो अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो टैग ट्रिगर होता है, फिर पेरेंट ट्रिगर होता है, उसका पैराग्राफ, फिर उसका पेरेंट ट्रिगर होता है, जो कि डिव है, ठीक है। ऐसे वर्क करती है चीज़ें, इसको कहते हैं बबलिंग। और ये बबलिंग एंड कैप्चरिंग अल्टरनेट होते हैं। BUBLING, अगर हमारे पास कैप्चरिंग बंद है तो बबलिंग ट्रू है, अगर बबलिंग ट्रू है तो कैप्चरिंग बंद है। कैप्चरिंग क्या होती है? अगर इसको हमने रिवर्स कर दिया तो ये कैप्चरिंग कहलाती है। कैप्चरिंग में क्या होता है कि पहले पेरेंट ट्रिगर होता है, फिर जाके चिल्ड्रन ट्रिगर होता है, ठीक है। इसको रिवर्स करने के लिए हमें यहाँ पे थर्ड पैरामीटर पास करना पड़ता है, जो कि ऐड इवेंट ऐड इवेंट लिस्नर में पास होता है, यहाँ पे, समझे, यहाँ पे पास होता है। ओके, अगर अब मैं जाके, कहाँ गया मेरा, अब करूँ तो पहले पेरेंट आया, फिर जाके चिल्ड्रन आया, ठीक है। इशू यहाँ तक किसी को कोई? ऑनलाइन क्लास क्लियर है? आगे बढ़ूँ? मन्ना शर्मा का डन है, मैं का भी डन है। कोड, हाँ देख लो, कोड देख लो। तीन टैग्स लिए, अरे कुछ नहीं होता। बड़ा कर दूँ? फट जाएगा, इससे बड़ा कर दूँ।
आगे बढ़ो। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, अच्छा ये भी करवा ही देता हूँ। सपोज करो यहाँ पे बहुत सारे पी टैग्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पी टैग्स हैं। अब हर एक पी टैग में अलग वैल्यू है। सपोज करो हर एक पी टैग में अलग वैल्यू है, या फिर हाँ यार यही ठीक है, हाँ लिखते जाऊँगा। कट गया मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आई थी कि हर एक पी टैग लूँ, पी टैग में पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम लिखूँ और कंसोल करूँ, पर यहाँ बहुत सारा लेंथी टास्क हो जाएगा, एक्स्ट्रा टास्क लिखना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं कर रहा मैं। अब मैं करने जा रहा हूँ, तो मैं इवेंट डेलीगेशन बताने जा रहा हूँ। थ्योरेटिकल बता देता हूँ, प्रैक्टिकल फिर कर लेंगे, मतलब अभी ही कर लेंगे थोड़े टाइम तक। देखो कैप्चरिंग पढ़ ली, बबलिंग पढ़ ली, ठीक है, इंटरव्यू में पूछा जाता है ये दोनों, तो प्लीज़ ध्यान रखना क्या होते हैं इन दोनों चीज़ें। अब हमारे पास एक टास्क है कि यहाँ पे एक हमारे पास पेरेंट है, पेरेंट कंटेनर, ठीक है, रैपर, इसके अंदर बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं, चिल्ड्रंस एलिमेंट हो गए हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे पढ़े हैं, कहीं पे भी पढ़े हैं। तो हमारे पास एक टास्क है कि हमने पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्लिक इवेंट लिस्नर लगाना है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे, अब एक एक को सिलेक्ट करके तुम इवेंट लिस्नर लगाने बैठोगे तो कितना सारा कोड लिखना पड़ेगा, है ना। हम यही करते आ रहे हैं, अभी हमने तीन एलिमेंट सेलेक्ट किए, तीनों के ऊपर इवेंट लिस्नर लगाए। अगर हमारे पास पर्टिकुलर डिव होते, पर्टिकुलर पैराग्राफ होते, तो हर एक को सिलेक्ट करो, हर एक के ऊपर इवेंट लिस्नर लगाओ। सो दिस इज ए टफ टास्क, ठीक है, टफ तो नहीं, लेबर होगी एक हिसाब से, लिखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, है ना, ये स्मार्ट वर्क नहीं है। यहाँ पे एक हमारे पास टेक्निक वर्क करती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम पेरेंट के ऊपर इवेंट लिस्नर लगाते हैं, रैपर के ऊपर, और उसके टारगेट से इवेंट ट्रिगर होता है, तो टारगेट आता है, उसके टारगेट से हम पता करते हैं कि इवेंट कहाँ पे ट्रिगर हुआ, तो जिस चिल्ड्रन पे ट्रिगर हुआ है हम उस चिल्ड्रन को एक्सेस कर लेते हैं उसी टाइम, ठीक है। इससे हमारे पास पर्टिकुलर इवेंट लिस्नर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती हर एक पे, ठीक है, और हम इतना सारा कोड लिखने से बच जाते हैं, सिंटैक्स एरर कम हो जाते हैं क्योंकि हम कम लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। सो इट इज़ ईजी टू यूज़। इसको करना कैसे है ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे अलग अलग मेरे को लिखना चाहिए, लिख ही देते हैं, चाइल्ड 1, ठीक है, और इसको शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो दबाओगे तो डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। 4 लिए 2 3 4, ठीक है, और ये हमारा डिव है जो कि पेरेंट है, पेरेंट पे मैंने लगाया इवेंट लिस्नर, ये लिया इवेंट, और मैंने क्या कंसोल लो करवाया यहाँ पे, ये हटाओ, इन दोनों की जरूरत नहीं, मुद्दा खत्म हो गया। ई डॉट टारगेट, ठीक है, ई डॉट टारगेट से मुझे पता लग जाएगा कहाँ पे इवेंट अकर हुआ है। ओके, अब अगर जाके मैं इसको क्लिक करूँ तो मेरा चाइल्ड 1 आ जाता है, इधर क्लिक करूँगा चाइल्ड 2 आ जाता है, इधर क्लिक करूँ चाइल्ड 3 आ रहा है, इधर आता हूँ तो चाइल्ड 4 आ रहा है। क्यों आ जाता है? क्योंकि मैंने सिर्फ टारगेट को कंसोल लॉक करवाया, ठीक है, समझ आ रहा है? ऊपर से जाएगा तो बताना, ठीक है, फिर से करूँगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि इवेंट डॉट टारगेट मुझे वो पर्टिकुलर लोकेशन देता है जहाँ पे हमारा इवेंट ट्रिगर हुआ है, ठीक, यहाँ तक ईजी है। और यहाँ से हम वैल्यू लेके हम अपनी कंडीशंस लगा सकते हैं, जो मैंने कल करवाई थी वो यहीं से हमारा काम रुक रहा था, ठीक है। जो टू डू लिस्ट बनवाई थी उसमें क्रॉस का बटन दबाना था, और वहाँ पे जो इवेंट लिस्नर लगाने थे वो यहाँ से यही लगाने थे। इसका यूज़ केस अभी हम करेंगे तो समझ आएगा, ठीक है, ओके। इवेंट लिस्नर में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? वैसे तो इतनी सी आती है, अब इसका प्रैक्टिकल यूज़ केस देखेंगे तो तुम्हें बेहतर से समझ आ जाएगा, थोड़ा सा और इन डेप्थ से समझ आ जाएगा इसका यूज़ केस क्या है, आप कहाँ पे यूज़ करते हो और इनसे वर्क कैसे करते हैं, ठीक है, वो करते हैं। ओए अलग चीज़ हो गई, यहाँ पे जाना था, ठीक है। ये है हमारा कल वाला प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, एक एच बनाया था, एक इनपुट लिया था, एक बटन लिया था, ठीक है। इनपुट सेलेक्ट किया, इनपुट की वैल्यू लेने के लिए हम क्या करते थे, इनपुट डॉट वैल्यू आ जाती थी हमारे पास, ठीक है। उसको हमने ट्रिम किया, ट्रिम क्यों किया, इनपुट की वैल्यू को हमने ट्रिम क्यों किया, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा स्पेस पाई, ठीक। और उसके बाद हमने बटन लिया उसको ऐड करने के लिए, ठीक है। बेसिक से हमने एक फंक्शन बनाया कि बटन पे जब भी क्लिक करूंगा मेरी वैल्यू एक्सेस होगी, और उस वैल्यू को पहले तो ट्रिम कर देना। अगर वो खाली है हमने फंक्शन ही नहीं चलाना फिर, ठीक है, खाली रिटर्न कर दिया, कुछ रिटर्न ही नहीं किया, वॉइड का मतलब खाली होता है। फिर हमने क्या किया, एक एलिमेंट क्रिएट किया, ठीक। एलिमेंट क्रिएट करने के बाद उसके अंदर मैंने इनर HTML डाली। HTML मैंने क्यों डाली, क्योंकि मैं वहाँ पे बटन को
रेंडर करवा रहा हूँ। बटन मीन्स मेरा HTML का एक टैग, ठीक है, उसे रेंडर करवा रहा हूँ। अगर उसे मैं इनर HTML में ना करके इनर टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट कंटेंट में रेंडर करवाता तो वो एज ए टेक्स्ट रेंडर हो जाता, एज ए स्ट्रिंग रेंडर हो जाता। इसलिए हमने वहाँ पे इनर HTML लिया और वो बटन को रेंडर करेगा, ठीक है। और उसके बाद उसको मैं प्रिपेंड करवा रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं लिस्ट में कुछ ऐड करूँगा वो एट द टॉप लेवल पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, नीचे नहीं ऐड होगा, ऊपर ऐड होगा। और उसके बाद मैंने लास्ट लाइन क्या की, मैंने इवेंट को खाली इनपुट को खाली कर दिया, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है तो मुझे बताओ। हाँ जी लकेश, ना इतना देख भी रहे हो क्या कर रहे हो? हेलो हाँ जी, सर, एक बार टास्क वाला बता दीजिए। टास्क वाला यहाँ से यस सर। डोम में काम करने के लिए ना हमारे पास एक मेथड एग्जिस्ट करता है जिससे हम एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। हम एलिमेंट्स को कैसे क्रिएट करते हैं? HTML में क्रिएट करते हैं। H1 को क्रिएट करने के लिए हम H1 लिखते हैं ना। तो कितने भी एलिमेंट, जितने भी टैग्स होते हैं उन्हें क्रिएट करने के लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम HTML को यूज करते हैं, राइट राइट, है ना? हाँ ठीक है। तो जब भी हम किसी टैग को क्रिएट करते हैं हम HTML यूज करते हैं। हम जावास्क्रिप्ट से भी टैग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली डोम का मुद्दा ये है, डोम का एजेंडा ही यही है कि वो बिना HTML CSS यूज किए विद द हेल्प ऑफ कोडिंग हम डोम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं, उसे फैच कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर डाटा फैच कर सकते हैं, ठीक है। तो डोम का मतलब ही यही है कि तुम सिर्फ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, कुछ क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पे वही किया। हमने पहले तो किसी एलिमेंट को सिलेक्ट किया, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर से हमने एलिमेंट को सिलेक्ट किए, ठीक है, सिलेक्ट करना आ गया। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे पहले तो उसकी वैल्यू, अच्छा ये नहीं समझना था, हमने ये समझना था, ठीक है। हमने एलिमेंट क्रिएट किया। एलिमेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक मेथड एग्जिस्ट करता है जिसे कहते हैं क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट हमारे पास ब्राउजर का एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे वेब पेज को डोनेट होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा HTML पूरा ही डोनेट होता है, उसके अंदर रिलाई करता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर हम कुछ भी एक्सेस करना होता है तो मतलब विंडो के अंदर कुछ भी एक्सेस करना होता है तो हम डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हैं। और डॉक्यूमेंट यूज़ करने के बाद हमने उससे बोला कि भाई एक नया एलिमेंट क्रिएट करना है जिसका नाम है LI मतलब लिस्ट आइटम। अगर तुमने HTML पढ़ी है तो LI तुम अच्छे से रेफर कर लोगे। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम, जो कि हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट में यूज़ होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसके अंदर LI जाएगा, ठीक है। हमने एक LI क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने डाली वैल्यू। वैल्यू डालने के 3 वेज होते हैं। कौन कौन से 3 वेज होते हैं? क्रिएट नहीं, वैल्यू डालने के 3 वेज होते हैं। एक तो होता है हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट, दूसरा होता है हमारे पास इनर HTML और तीसरा कौन सा होता है? इनर टेक्स्ट, ठीक है। और तुम्हारा होमवर्क है कि तुमने पता करना है इन दोनों में फ़र्क क्या है। ओके डन है, आगे बढ़े, ठीक है। तो हमने इनर HTML यूज़ किया। अगर तुम्हें बता दूं थोड़ा सा, तो इनर HTML हमें टैग्स को रेंडर करने की थोड़ी सी परमिशन देता है, थोड़ी नहीं पूरी ही दे देता है कि हम टैग को रेंडर कर सकते हैं इनर स्ट्रिंग में, ठीक है। स्ट्रिंग में हम टैग को रेंडर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनर HTML। और कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है कि टोटली यूज़ केस पे डिपेंड करता है। अगर तुम HTML को रेंडर करा सकते हो तो तुम इनर HTML लो, अगर सिर्फ टेक्स्ट ही यूज़ करना है तो इनर टेक्स्ट लो, ठीक है। यूज़ केस पे है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, टोटली यूज़ केस पे है। ओके, जैसे हमारे पास टैग क्रिएट हो गया, हमने उसमें वैल्यू डाल दी, तो ये क्या हुआ कि एक LI है हमारे पास लिस्ट आइटम जिसके अंदर एक वैल्यू भी है। वैल्यू कहाँ से आ रही है? हमारी इनपुट वैल्यू से आ रही है, जो कि हमने इनपुट सेलेक्ट किया यहाँ पे, हमारी इनपुट, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया इनपुट है, और इसकी वैल्यू को मैंने डाल दिया टास्क में, ठीक है। अब टास्क के अंदर मेरे पास इनपुट का डाटा है। अब उस डाटा को मैं कर रहा हूँ लिस्ट के अंदर प्रिपेंड। लिस्ट कहाँ से आ रही है? ये मेरी लिस्ट आ रही है यहाँ से, अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट किया, ठीक है। लिस्ट के अंदर मैं इसको कर रहा हूँ प्रिपेंड टास्क को, जो कि मेरा LI है, और मैंने इनपुट की वैल्यू कर दी एम्प्टी। जब भी मैं यहाँ पे बटन क्लिक करूँगा वो डाटा को लिस्ट में ऐड कर देगा और इनपुट खाली कर देगा, ठीक है। इसको हम चलाते हैं फिर पता लगेगा।
ठीक है, कुछ भी करूँगा तो ऐड होता जाएगा, खाली होता जाएगा और बटन आता जाएगा। ठीक है, इतना सा काम किया था कल। ठीक है, आज हमारे पास टास्क है कि जब भी बटन के एक्स पे क्लिक होगा हमने क्या करना है, उसका पेरेंट रिमूव कर देना है। ठीक है, तो वो करना है आज। इसको हटाओ, बहुत तंग करता है ये, और इसको भी हटाओ। ठीक है, लिस्ट पे जब भी क्लिक होगा, लिस्ट वहाँ पे पेरेंट रैपर है। ठीक है, पेरेंट रैपर पे क्लिक होगा तो मैं चिल्ड्रन रैपर की वैल्यू ले सकता हूँ वहाँ से, जहाँ पे इवेंट ट्रिगर होगा। अभी हमने करके रखा था, कैसे ले सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ले लेते हैं। वैल्यू से हमें सिर्फ पर्टिकुलर टास्क की वैल्यू मिल जाएगी, हमें पूरा टैग नहीं मिलेगा, सिर्फ वैल्यू मिलेगी। कुछ ऐड किया, ठीक है, और जब मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास 0 आया। 0 कैसे आ सकता, लेट मी सी। मैं तुम्हारी क्लास का टारगेट पेट करते हैं, लेट्स सी। ना यार, डिबग खत्म करते रहते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं क्लिक करूंगा इवेंट पे, वो ऐड हो रहा है, क्लिक करते हैं। हाँ, मैं भी सोचा मैंने इवेंट कुछ और डाला, इवेंट कुछ और डाला। तो जब भी मैं लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा वो पर्टिकुलर टैग आ जाता है जहाँ मैं क्लिक करता हूँ। पहले मैंने किया यहाँ पे क्लिक तो ये आ गया, फिर मैंने नीचे वाले पे क्लिक किया तो ये आ गया, फिर मैंने नीचे वाले पे क्लिक किया तो नीचे वाला टैग आ गया। ठीक है, तो टारगेट जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ टारगेट प्रिंट हो रहा है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो मुझे बताओ यार, बोलो। नहीं है इशू, बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक कर दूँ तो क्या होगा, क्योंकि वो है तो वो भी लिस्ट के अंदर। बटन पे क्लिक कर दो तो बटन आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब बटन पे तीनों सेम ही लग रहे हैं, पर तीनों सेम है नहीं, वो तीनों अलग अलग है। ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास उसे चेक करना पड़ेगा क्या वो बटन है, तो हम उसे चेक करेंगे। जब भी यहाँ पे चेक किया जाता है तो जो टैग का नेम होता है ना, वो अपर केस में होता है। ओहो, यहाँ पे नहीं डालना, ये तो ट्रू दे देगा। इसको हटाओ, यहाँ पे इफ लगाओ। इफ इट इज ट्रू देन कंसोल डॉट लॉग। राइट, जब भी क्लिक होगा तो कंसोल डॉट लॉग क्लिक आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को इशू क्यों हो रहा है? नहीं हो रहा। Let me see क्या हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग वी डॉट रिमूव पे लगा के। अरे वो तो बाद में लगाएंगे ना, पहले बटन मिल तो जाए, हमें तो बटन ही नहीं मिल रहा। स्मेलर में डाला, चेक कर लेते हैं। क्यों नहीं हो रहा?
स्ट्रिक्टली चेक नहीं करते। अरे हाँ वैसे ही वैसे। राइट 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 राइट। टारगेट डॉट टैग नेम है ना वहाँ पे पीमेक्स। देखिए टैग नेम से वैसे हो जाएगा, ऐसे भी कर लेते हैं। टैग नेम ये छोटा आएगा, यहाँ पे आएगा कैपिटल में। अब हो रहा है अगर कर रहा है उसको हटा दो। तो अगर टारगेट का नाम बटन है तो हमारा फंक्शन चलेगा, वरना नहीं चलेगा। हमने ये लॉजिक लगाया जो कि पूरे 15 मिनट लगे, वर्क नहीं कर रहा था, अब चल रहा है। किया क्या हमने, जब भी ऐड करेंगे ये ऐड हो गया, और जब भी बटन पे क्लिक होगा पर्टिकुलर बटन पे तो क्लिक आकर होगा, क्योंकि मैंने क्लिक का ही लॉजिक लिखा। अब मैंने क्या करना है कि उसके पेरेंट को रिमूव कर देना। मैं कर देता हूँ, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ बताना मुझे। लॉजिक टास्क है, करना क्या है, इवेंट डॉट जो हमारा टारगेट है, टारगेट डॉट जो हमारा टारगेट मतलब जो बटन है ना, बटन के पेरेंट नोड को हमने कर देना है रिमूव। ठीक है, हमने क्या किया, टारगेट के पेरेंट नोड को रिमूव कर दिया। ओके, यहाँ पे सिंटैक्स में प्रॉब्लम होगी तो फिर से देख लेंगे, बट लेट्स ट्राई आवर कोड फर्स्ट। या इट्स वर्किंग। हमने क्या हुआ, हमने सेलेक्ट किया, क्लिक किया और रिमूव होता गया। बस इतना सा कोड था जो कि हमारे टू डू लिस्ट को हमें बना के दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई इशू तो प्लीज़ बताओ। अभी हमने डिबग किया और इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। बताओ भाई, ओह नाम लेना पड़ेगा क्या, हिमानी इशू। ठीक है, बच्चों का डन, जानवी आप हो गया। ठीक है, बच्चे का तो हो गया। तो छोटा सा ही टास्क है, वैसे कुछ था नहीं इसमें। और इसमें अगर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी और डालनी है तो तुम्हें एक टास्क देता हूँ जो तुमने करना है कि क्योंकि इस पे डालो एक और बटन। सिंपल पहले भी करवा रखा है मैंने कि जब भी इस पे क्लिक एक और बटन होगा जिसका नाम होगा टिक, वो ग्रीन कलर का टिक होता है ना, वो ले आना। ठीक है, अच्छा मेरे पास होगा, सर्च नहीं होता क्या यहाँ पे, सर्च करने के लिए यहाँ पे टाइप तो होगा ना। अच्छा इधर ही करना होगा। ठीक है, वो आ गया। एक बटन बनाओ जो कि टिक होगा, जिस पे क्लिक करने पे हमारा टेक्स्ट ग्रीन हो जाए। सिंपल दैट मेक द कलर ऑफ द लाइट टू ग्रीन। ईजी है, स्टाइल एडिट कर सकते हैं, कर लेंगे। इसके अलावा आपके पास एक टास्क और दिया था, यू हैव टू रीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ठीक है, इसमें तुम्हें इवेंट सारे नहीं पढ़ने। ठीक है, बहुत सारा डाटा आएगा, जीपीटी से जनरेट करवाओगे, बेसिक सी बात है, और बहुत सारा डाटा आएगा, सारा नहीं पढ़ना तुम्हें, बेसिकली 2-3 ही पढ़ने हैं। ठीक है, और सबसे मोस्ट यूज़ होता है, अगर क्लिक होता है मोस्ट यूज़। ठीक है, डबल क्लिक होता है मोस्ट यूज़,
इसके अलावा हमारे पास होता है लेफ्ट राइट वाला क्लिक भी होता है, पर वो बहुत कम यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास की डाउन होता है, ठीक है। की डाउन होता है मोस्ट यूज, थैंक यू। की डाउन होता है मोस्ट यूज। की डाउन के अंदर हमारे पास और भी इवेंट्स होते हैं। अगर की डाउन हम स्पेसिफिकली कीज को हम चेक कर सकते हैं, क्या हमारा की 1 क्लिक हुआ, 2 क्लिक हुआ, कि हमारा एंटर था, कि हमारा शिफ्ट था, कि हमारा कंट्रोल था। कंट्रोल भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं, लेफ्ट राइट कंट्रोल, है ना। की डाउन पढ़ लेना, कीज के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। अगर काम करना है तो ये इंपॉर्टेंट है, इधर लिख दो इम्पोर्टेंट, ठीक। हाँ, ये पढ़ना है तुमने, ओके। बस इसके अलावा हाँ, इतना पढ़ोगे काम हो जाएगा तुम्हारा। यही है डोम के अंदर काम करने वाला। और अगर ये बन गया तो इवेंट कंटेंट ऐड करना तुम्हें आ गया। अगर तुम्हें मैं बोलूँ एक और प्रोजेक्ट है तो बना लोगे, रिज्यूमे बिल्डर बनाना है। मैंने इन्हें भी दिया था रिज्यूमे बिल्डर, इन्होंने तो दिखाया नहीं अभी तक। तुम्हारा भी कल चेक होगा, ठीक है। रिज्यूमे बिल्डर बनाना है, जिसमें क्या होगा, एक बच्चे ने चेक करवाया था अभी तक, मुझे अभी भी याद है, और उसका भी कोड देखना रहता है अभी तक। उसने आउटपुट ही दिखाई, कोड तो भेजा ही नहीं, सीधा वर्सल का लिंक भेज दिया। कल छुट्टी है, कल सैटरडे, कल सैटरडे कैसे हो सकता है? ओ नहीं, छुट्टी नहीं होगी, अरे सिलेबस पड़ा है। छुट्टी दे दूं तो फिर काम भी दूंगा 2 दिन में। तुम लोग करते नहीं हो, क्या फायदा। आ जाओगे, बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। संडे को भी आना है, संडे को मैं छुट्टी चाहता हूँ, ठीक है। कल आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, ठीक है। कल भी क्लास लगाएंगे, परसों छुट्टी करेंगे, एक दिन रेस्ट। लेवल बहुत बड़ा, बहुत है। अच्छा रुक जाओ, टास्क दे दो। रिज्यूमे बिल्डर बनाना है, जिसके अंदर टास्क क्या होगा, इनपुट लिया जाएगा, ठीक है। इनपुट में क्या क्या चीज़ें जाएंगी, नेम, स्किल्स, ठीक है, एजुकेशन, प्रोजेक्ट्स, सब डाटा हमारा स्ट्रिंग में जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास तुमने HTML में इनपुट के साथ टेक्स्ट एरिया भी पढ़ा होगा। टेक्स्ट एरिया होता है, रिएक्ट में तो होता है ना टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया, हाँ, जिसके अंदर हम मल्टीपल लाइंस का कोड, मल्टीपल रो कॉलम से मैनेज कर सकते हैं। सो या आप टेक्स्ट एरिया भी यूज़ कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स डालने हैं। और क्या होता है रिज्यूमे में, एक्सपीरियंस, जो कि अभी तक है नहीं हमारे पास, है ना, नए निकले हैं अभी तक। तो एक्सपीरियंस अगर है तो डालो, बहुत है। लोकेशन वगैरह, बायो डाल सकते हो, या बायो या अबाउट, ये चीज़ें। और डन है। ये जैसे ही यूज़र ऐड करेगा, ऐड करने के बाद यूज़र सबमिट करेगा, सबमिट करने के बाद वो डिस्प्ले पे शो होना चाहिए। और शो कैसे होगा, कि वो वही सारी बात है, रिज्यूमे में वही सारा मैटर कर रहा है कि शो कैसे होगा। ये मेरी स्क्रीन विंडो, और ये मेरा फॉर्म है, ठीक है। इसको नीचे लाओ, यहाँ पे रिज्यूमे बिल्डर लिख सकते हो आप। बिल्डर, ठीक है, रिज्यूमे बिल्डर हो गया। और इसके अंदर वैल्यू जाएगी अलग अलग, इन नेम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, जैसे तुमने वैल्यू देनी वैसे वैल्यू दे सकते हो। जैसे ही यूज़र इस पे सबमिट पे क्लिक करेगा, यहाँ पे एक बटन होना चाहिए सबमिट। सिंपल यूएक्स बता रहा हूँ, इससे सिंपल नहीं कुछ हो सकता। जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करेगा, एक राउट नया जाएगा, एंकर टैग पड़ा है, एंकर टैग, इसकी हवा पहले निकल जाती है। एंकर टैग से क्या होगा, जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरे को नहीं लगता हो पाएगा, ठीक है। पेज को बड़ा कर लो, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा, डाटा पास करना मुझे नहीं लगता तुम्हें करवाया गया, तो
एक नीचे फॉर्म आ जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और उस फॉर्म में वैल्यू चली जाएगी, और वो कैसे शो होगा, वही सारा रिज्यूमे कैसे शो होता है वैसे शो होगा। ठीक है, यहाँ पे अपना नेम, इसके नीचे डेजिग्नेशन, इसके नीचे हमारे पास अबाउट, इसके नीचे हमारे पास एजुकेशन, प्रोजेक्ट, जो भी चीज़ें तुम्हें दिखानी है। सो दिस इज़ हाउ योर रिज्यूमे शुड लुक लाइक। ये तुम्हारा टास्क है, और ये सिर्फ कल का नहीं है, एतवार का टाइम भी ले लो, मंडे को चेक करवाना। ठीक है, आराम से जितना मर्जी टाइम लो, मंडे तक चेक हो जाना चाहिए, तुम्हारे गिटहब पे ऐड हो जाना चाहिए। रिज्यूमे बिल्डर बना रखा, तुमने दिखाया नहीं था, आज ही पूछा मैंने, मंडे तक का टाइम, मंडे को चेक करेंगे। ये वाली स्टाइलिंग कर लो फिर। रिज्यूमे बिल्डर ऊपर फॉर्म है, ठीक है, इनपुट जैसे लेना ले सकते हैं, तुमने तो कर रखी है, तुम रहने दो। एक बटन है सबमिट का, जैसे सबमिट पे क्लिक करूंगा ये एक लेआउट एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी इनिशियली डिस्प्ले होगी नन। जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा इसकी डिस्प्ले हो जाएगी ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले पे आ जाएगा, रेंडर हो जाएगा। रेंडर होने के बाद यहाँ पर नेम, बायो, अबाउट, एजुकेशन, प्रोजेक्ट, जो भी तुमने डिस्प्ले करवानी है वो दिखा सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा रिज्यूमे बनना चाहिए, बन जाएगा। ये है तुम्हारा प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट हो जाएगा, और रिज्यूमे में ऐड करना, और पोर्टफोलियो बना के उसमें भी ऐड करना। ठीक है, ये होगा हमारा इवेंट लिस्नर। डोम में एट द मोस्ट बेसिक यही होता है। उसके बाद अगर तुम कॉम्प्लेक्स टॉपिक में जाना चाहते हो तो तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास पूरे डॉक्स हैं, एमडीएन वगैरह भी है। ठीक है, बट यही है, क्लिक में भी यही है, हाँ, इवेंट टाइप्स भी यही है, फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है वो भी हो गया, बबलिंग कैसे होता है, कैप्चरिंग कैसे होती है, वो सारा हो गया। मतलब ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, बस हमारी बारी है प्रैक्टिस की, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर। ठीक है, प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी बेस्ट नहीं है, सब कुछ फालतू हो गया अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। इसके बाद हम करने वाले हैं रिएक्ट शुरू। ठीक है, कल से तुम्हारी हो जाएगी रिएक्ट शुरू। और तुम्हें डिस्क्रिप्शन दूँ थोड़ा सा, तो रिएक्ट क्यों जरूरी है ये सब कुछ पहले तो हम ये करेंगे। एक पे ही नहीं कराई तुमने, एक पे को करवा रखी है भाई। ये वाले बच्चे सब कुछ कर रहे हैं, और ऑनलाइन ही नहीं बच्चे जवाब देते, ऑफलाइन बच्चे जवाब नहीं देते, ऑनलाइन बच्चे बड़े समझदार मिले मुझे, रिस्पॉन्स देते साथ साथ में। एक कॉल मैंने करवा रखी है मेरे ख्याल से। क्यों छुट्टी की फिर, छुट्टी क्यों की? जब मैंने हफ्ते पहले बता रखा है कि संडे को क्लास लगेगी, संडे को मैं कुछ इम्पोर्टेंट करवाने वाला हूँ, सो हाउ कैन यू लीव दैट डे? फिर हम बीमार थे तो अब हमें मत बीमार करो ना मैम, कोई ना पढ़ लेंगे, जैसे एक्स्ट्रा टाइम बचेगा हम पढ़ लेंगे। ठीक है, और रिएक्ट में साथ साथ में भी कर लेंगे, ऐसी कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, बेसिक सी बात है, आप रिएक्ट क्यों जरूरी है वो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने, वैसे तुम लोगों को पूछ ही रखा था ऑनलाइन क्लास, तुम लोगों ने HTML वगैरह से काम कर रखा है? अरे तुम लोगों ने कॉलेज की वेबसाइट बनाई थी ना, मैंने कुरुक्षेत्र कॉलेज की वेबसाइट बनाई थी, कितने पेजेस थे उसमें? होम पेज ही बनाया था बस, अबाउट वगैरह कुछ नहीं, कोर्सेज वगैरह कुछ नहीं। एंकर टैग यूज किया था, पेजेस थे, राउट्स थे, नेविगेशन करवाई थी। ठीक है विजिटर पे लाइव है, देख सकते हैं। तो वही बात ऐसी है कि अगर तुमने HTML CSS और JS से काम किया है, कभी भी काम किया है, यस सर बनाया है, तब बनाने का तो जब भी HTML CSS और JS से, ओए हेलो काम कर रहे हो अपना, यस सर, तो अपना ही काम करो, शोर आ रहा है, अपने तक ही रखो ना। जब भी तुम HTML CSS और JS से काम करते हो तो तुम माइनर प्रोजेक्ट्स बनाते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि इसमें काम कैसे होता है, हमने कंटेंट डाला, हमने स्टाइलिंग डाली, हमने JS से डोम किया। ठीक है, बेसिकली काम यही है। और एक सिंपल सा, अगर मैं तुम्हें यही बताऊं, हमने सिंपल सा एक टू डू लिस्ट बनाया, उसके लिए हमने क्या किया, डोम में इतना सारा काम किया, एलिमेंट को सिलेक्ट किया। ठीक है, और एक एक एलिमेंट को हमने पर्टिकुलरली सिलेक्ट किया, उसके आगे जाके हमने इवेंट लिस्नर्स लगाया, फिर काम किया है ना, इतना कुछ काम किया हमने।
और सपोज करो कि ये मल्टी पेज की वेबसाइट होती है, तो एक ही पेज है, एक ही कंपोनेंट है। अगर मल्टी पेज की वेबसाइट होती, मल्टीपल फंक्शन एग्जीक्यूट करने होते, तो हमें मल्टीपल इवेंट लिस्टनर लगाने होते, मल्टीपल हमें टैग सेलेक्ट करने पड़ते, तो इतना सारा काम करना पड़ता, मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और सपोज करो कि तुम्हारे पास मल्टीपल पेजेस है, मल्टीपल पेजेस है मतलब होम पेज है, अबाउट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है ना, कितने सारे पेजेस है, और हर एक पेज पे हेडर होगा, हर एक पेज पे नेविगेशन बार होगा, हर एक पेज पे फुटर होगा, बिल्कुल होगा। और ऐसा नहीं है कि वो एक बार ही लिखना पड़ता है, हर एक पेज पे बार बार लिखना पड़ता है, सेम डिजाइन में लिखना पड़ता है। चाहे स्टाइलिंग आप सेम कर सकते हो, बट कंटेंट तो हर बार डालना ही पड़ेगा, है ना, सेम। तो वो भी एक रीयूजेबिलिटी का इशू है। इसके बाद अगर किसी कोड में अपडेशन करनी है, ठीक है, तुम्हारे पास हेडर है, तुमने मेन्यू आइटम ऐड करना नेविगेशन बार में, एक मिनट रुकना, चाय क्या ठंडा है ना, नहीं ठीक है, थैंक। ओके, तो जब भी हम सपोज करो कि तुमने मेन्यू नेविगेशन बार में एक नई मेन्यू की ऐड करना है, एक और नई मेन्यू आइटम ऐड करना है, तो तुम्हें हर एक आइटम में एक मेन्यू ऐड करना पड़ेगा, बार बार कोड लिखना पड़ेगा, बार बार अपडेट करना पड़ेगा, हर एक जगह अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इश्यूज आ रहे थे ना, इतना सारा कोड लिखना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, तो इसी इशू को सॉल्व करने के लिए फेसबुक ने रिएक्ट बनाई। क्योंकि तुमने वो फिल्म देखी था, नेटवर्क क्या था, फेसबुक के ऊपर फिल्म बनी थी, देखे चलो नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, यार सोशल नेटवर्क, ये फिल्म है जो कि उस पर बनी है, फेसबुक के ऊपर। कैसे फेसबुक क्रिएट हुई, कैसे फेसबुक ने अपने कॉम्पिटिशन को, ऐसे तो इसमें बताया गया कि फेसबुक चोरी हुई थी, तो मतलब उसकी पूरी स्टोरी है कि कैसे क्रिएट हुई, किसका आइडिया था, कैसे डेवलप हुआ, कैसे उसने बग रिजॉल्व किया, कैसे न्यू आइडिया को लॉजिक में डाला और क्रिएट हो गया, इतना सोशल मीडिया सारा था ना, ये सारा इस फिल्म में बताया गया। तो इसमें ही अगर ऐसे ही बात करें तो इनको भी इशू आए होंगे वेब डेवलपमेंट में, है ना, या तो ये वेब पेज ही जो सर्विस प्रोवाइडर कर रहे हैं इनको भी इशू आया होगा, डोम को अपडेट करना पर्टिकुलर। अब इतने सारे यूजर्स आ रहे हैं, इतने सारे पेज क्रिएट हो रहे हैं, इतने सारे अकाउंट्स बन रहे हैं, तो मल्टीपल पेजेस क्रिएट होने चाहिए डायनामिकली, और डायनामिकली पेज क्रिएट होंगे तो डायनामिकली हमें डोम अपडेट करना पड़ेगा, और डोम अपडेट करने के लिए हर जगह पे कोड लिखना पड़ेगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसी को रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने रिएक्ट क्रिएट की। रिएक्ट बहुत सारे काम अपने आप ही हैंडल कर देता है, तुम्हें खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो डोम को खुद अपडेट करता है, ठीक है, डोम को अपडेट करना भी उसने इजी कर दिया। पहले जब डोम अपडेट होता था तो पेज रिफ्रेश होता था, ठीक है, HTML JS CSS में जब भी पेज अपडेट होता है तो पेज रीलोड होता है, बट डोम में क्या होता है कि जब भी पेज अपडेट होता है वो रीलोड नहीं होता। वो क्या करता है, यूट्यूब पे पता लगा, यूट्यूब अपना रिएक्ट में बना, ठीक है, तो जब भी पेज अपडेट होता है वो कंटेंट चेंज कर देता है, बट पेज को लोड होने नहीं देता, ठीक है। इसे कहते हैं हमारा डायनेमिक राउटिंग। या उसमें क्या होता है कि हम वर्चुअल डोम यूज करते हैं। वर्चुअल डोम क्या होता है, ये कौन सी वीडियो है, लैग कर रहा है, यूट्यूब में चला रहा, मैं देख रहा हूँ कैसे लैग कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो हमारा रिफ्रेश पेज है, इस पर ध्यान देना कि जब भी मैं राउट चेंज करता हूँ, अभी मैं होम पे शॉर्ट पे हूँ, जब भी मैं होम पे आऊँगा तो मेरा लिंक चेंज हो गया, बट वो लोड नहीं हुआ, है ना। सब्सक्रिप्शन पे आ रहा हूँ, सब लिंक चेंज हो गया, राउट चेंज हो गया, जो एंकर टैग से भी हम करते थे, राउट चेंज करवाते थे, है ना, बट पेज रीलोड नहीं होता, राइट। मैंने किसी को सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई, मेरा जन्म नहीं, ओके। तो वहाँ पे पेज अपडेट हो जाता है, बट वहाँ पे पेज रीलोड नहीं होता। ये सारा वर्क कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट, जो क्या करता है कि लोडिंग को इजी बना देता है, लाइट वेट बना देता है, जो ब्राउजर पे लोड नहीं क्रिएट होने देता। ब्राउजर पे लोड होगा, वेबसाइट हमारी हैवी होगी,
तो यूजर को ही प्रॉब्लम आएगी एट दैट, ठीक है, यूजर्स ही एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो इसको ही सॉल्व करने के लिए फेसबुक ने क्या किया, रिएक्ट बनाई जिसके पास होता है वर्चुअल डोम, ठीक है। रिएक्ट के पास क्या होता है, हमारे पास वर्चुअल डोम, ठीक है, वर्चुअल डोम। और एक और चीज़ है कि इसमें हम काम करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स में, ठीक है। पहले जब काम करते थे, अच्छा पहले तो कंपोनेंट बताना पड़ेगा, कंपोनेंट क्या होता है, उसके बाद बताऊंगा फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होता है। हेलो, तुम भी सुनो, तुम्हारे भी काम की चीज़ है। जब भी हम रिएक्ट में काम करते हैं तो हम यूज करते हैं कंपोनेंट टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो कि यूआई को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं, नॉर्मल फंक्शन, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मल फंक्शन जो हम जेएस में यूज करते थे, ठीक है। कोई भी फंक्शन बनाया और वो एक रिटर्न वैल्यू रिप्रेजेंट करता है ना, कोई भी फंक्शन रिटर्न करता है कुछ, हम यहाँ पे एक यूआई रिप्रेजेंट करते हैं। यूआई मतलब जो भी हमारा टैग या फिर डिफ से हम कुछ एचटीएमएल में कुछ यूआई बनाते थे, ये फंक्शन यूआई को रिटर्न करते हैं, उसे कहते हैं कंपोनेंट, ठीक है। पहले जब रिएक्ट में काम होता था वो होता था क्लास टाइप कंपोनेंट से, ठीक है। क्लास टाइप फंक्शन मतलब उस पर ही आप लोगों ने सुना है, ठीक है। तो उसमें क्लास टाइप स्ट्रक्चर बनते थे, ठीक है। वैसे ही क्लास टाइप कंपोनेंट्स बनाए जाते थे, जिससे क्या होता था, काम होता था। बट अब फंक्शनल यूज होते हैं जो कि काफ़ी इजी टू रीड होते हैं और इजी टू वर्क विद होते हैं, ठीक है। और ये फंक्शन दिखते कैसे, इनका काम क्या है, इनका काम है, इन्होंने एक प्रॉब्लम सोल्व की, वो की कोड रीयूजेबिलिटी की। जैसे एक मैंने पहले एग्जांपल बता रखी है, तुमने सपोज मल्टीपल पेज की वेबसाइट बनाई, ठीक है। होम पेज है, अबाउट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, मल्टीपल पेजेस है, ठीक है, और भी सो ऑन। तो हर एक पेज पे तुमने एक हेडर बनाना, नैप बार बनाया, हर एक पेज के नीचे फुटर बनाया, ये तो जरूरी है ना, कंप्लीट मस्ट चीज़ है ये, मैंडेटरी जो कह सकते हैं। तो हर एक कुछ तुमने एडिट करना है, कुछ एक नया मेन्यू ऐड किया या फिर मेन्यू तुमने हटाना है, तो तुमने हर एक पेज पे जाके एडिट करने की जरूरत पड़ेगी, हर एक फुटर पे जाके एडिट करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। जितने पेज है उतनी बार करना पड़ेगा। बट रिएक्ट में क्या किया, उन्होंने कर दिया कंपोनेंट टाइप स्ट्रक्चर। उससे क्या हुआ कि तुमने हर एक बार कोड लिखने की जरूरत नहीं, तुमने सिर्फ कोड एक बार लिखना है और वो खुद में खुद अपडेट कर देता है हर जगह पे। ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, एक पेज हो गया, ठीक है। और एक पेज पे हमारे पास एक नैप बार है, ठीक है। अब यही तुमने एक जो नैप बार है वो यहाँ पे क्रिएट नहीं होता, नैप बार होता है अलग से क्रिएट, ठीक है। एक हमारा कंपोनेंट बन जाता है, कंपोनेंट या कह सकते हैं फंक्शन हो सकता है, जो फंक्शन एक नैप बार को रेंडर करता है और रिटर्न करता है नैप बार। अब हम क्या करते हैं कि एक पेज क्रिएट किया, पेज के अंदर हमने नैप बार को फंक्शन को कॉल कर दिया और वो फंक्शन क्या करेगा, नैप बार रिटर्न करेगा, ठीक है। ऐसे ही हमने हर एक कंपोनेंट को क्रिएट करना, हमने एक हीरो सेक्शन बनाया, हमने अबाउट सेक्शन बनाया, हम एक बटन से लेके एक पेज तक, कोई लिमिट नहीं है कंपोनेंट की, हम एक छोटा यूआई से लेके एक पूरे पेज तक का यूआई हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपोनेंट में, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे एक बटन हो सकता है, एक फोटो हो सकती है, एक टेक्स्ट तक हो सकता है, एक कंपोनेंट कुछ भी रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तुम्हारे फंक्शन की राइटिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी जरूरत पे डिपेंड करता है मोस्ट ऑफ द। थोड़ा सा और अगर मैं एफिशिएंटली बात करूँ तो ये तुम्हारे स्किल्स यूज केस पे वर्क करता है कि तुम क्या रिटर्न करवाना चाहते हो कंपोनेंट से, ठीक है। तो एक पेज है जिसके अंदर मल्टीपल टाइप्स के कंटेंट है और एक हर एक कंटेंट एक कंपोनेंट से रेंडर होता है वहाँ पे। अगर तुम्हारा कोई पेज चेंज हो रहा है तो तुम्हारा कंपोनेंट चेंज होता है, पेज नहीं चेंज होता है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन बनती है वो बनती है सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि तुम्हारा पेज वही है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे एक पेज है, ये होम पेज है और होम पेज के आगे एक नैप बार है, ठीक है। ये नैप बार यहाँ पे एक और पेज है तुम्हारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे एक है होम पेज, ये भी है, ये होम पेज होम है, ये है अबाउट पेज, ठीक है। एक होम पेज है, एक अबाउट पेज है। तो इसके अंदर हमारे पास होम का डाटा है, ठीक है। यहाँ पे एक फोटो लगी होगी, यहाँ पे कंटेंट होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा। तो होम पेज के अंदर जो डाटा होता है वो यहाँ पे, ठीक है। जैसे यूजर ने अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट पे आ जाएगा और यहाँ पे डिटेल्स होगी, है ना, अबाउट पेज की। यहाँ पे फोटो लगी होगी, कंपनी के बारे में बताया होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये काम कैसे करते हैं, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो पहले क्या होता था, एंकर टैग से हम राउटिंग करते थे। एंकर टैग पे क्लिक करते थे तो पूरा पेज रीलोड होता था और डोम से डाटा डिलीट होता था, डोम पे नया पेज अपेंड होता था, वो पूरा राउटिंग डोम वर्क करता था। जो मैंने बताया ट्री बनता था, ट्री रेंडर होता था, हेड बॉडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डोम चलता था, ये होता था, ठीक है। अब रिएक्ट में क्या होता है कि वो पेज को रेंडर नहीं होने देता पूरा। वो क्या करता है कि नेविगेशन बार और यहाँ पे जो नेविगेशन बार होते हैं वो सेम है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपोनेंट हमारा बन चुका है एक यहाँ पे, ठीक है। इसी कंपोनेंट को ये एक फंक्शन ही होता है, यहाँ पे कॉल कर दिया तो यहाँ पे नेविगेशन बार आ गए, यहाँ पे कॉल करते तो यहाँ पे भी नेविगेशन बार आ गए, ठीक है। हमने बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं। जैसे ही मैंने लिंकिंग पे क्लिक किया हमारा ये वाला डाटा रिमूव हो जाएगा डोम से, ठीक है, और ये वाला डाटा आ जाएगा डोम के अंदर।
तो हमारा पेज वही रहेगा, कंटेंट अपडेट होता रहता है, ठीक है। इसीलिए रिएक्ट से जो वेबसाइट बनती है उसे कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या है, पेज सिंगल ही है, ठीक है, तुम्हारे कंपोनेंट्स अपडेट होते रहते हैं, इसी वजह से तुम्हारा पेज रीलोड नहीं होता। अगर तुम यूट्यूब पे, अभी मैंने तुम्हें एक वीडियो चला के दिखाई, तो यहाँ पे पेज रीलोड नहीं हो रहा, बट लिंक्स चेंज हो रहे हैं। तो ठीक है, तो तुम्हारे कंपोनेंट्स अपडेट हो जाते हैं, तुम्हारा पेज लोड नहीं होता है, इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि डोम पे अपने ब्राउजर पे लोड नहीं डालता, और ये काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेता है इतना सारा लोड। और इसमें एक अगली एफिशिएंसी कहा गया भाई, इसमें एक अगली खूबी होती है, जो होती है कंपोनेंट हो गया रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है, कोड रीयूजेबिलिटी हो जाती है। इसके अलावा कोड डिबगिंग इजीली हो जाती है, ठीक है, फाइल स्ट्रक्चर अच्छा है इसका, मैनेजमेंट मेंटेनेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद इसकी एक और अच्छी खूबी है कि इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। इसमें कंपटीशन देखोगे तो Vue.js हो गया, अपने पास एंगुलर हो गया, ठीक है, गूगल ने भी अपना लॉन्च किया था एंगुलर, ठीक है, और ये सारी जो फ्रेमवर्क्स है, लाइब्रेरीज है, इनके पास भी बहुत सारे फंक्शनैलिटीज है कि ये वेब पेज बनाने में हेल्प करते हैं, बट इनकी जो कम्युनिटी है वो रिएक्ट के मामले में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। रिएक्ट की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, इसके साथ ऊपर बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाती है, बहुत सारे पैकेजेस मिल जाते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं हमें एप्लीकेशन बनाने में, ठीक है। इसमें एक कम्युनिटी कह सकते हैं, लार्ज कम्युनिटी, ठीक है। तो काफ़ी यूज़ केस होते हैं रिएक्ट के, ये पढ़ेंगे इसका यूज़ केस, ये क्यों यूज़ करते हैं ये तो हमने देख लिया, आप यूज़ कैसे करते हैं वो देखेंगे, और इसकी कमियाँ, हाँ, यूज़ करना तो देख लिया, और एडवांटेजेस भी देख लिया। ऐसा नहीं है कि रिएक्ट परफेक्ट है, रिएक्ट में भी कमियाँ होती है। अगर तुमने कहीं इंटरव्यू दिया और उसने पूछ लिया कि इसकी कमियाँ क्या हैं, फिर क्या बताओगे, रिएक्ट परफेक्ट है? नहीं, इसमें भी कमियाँ होती है, तभी तो अगले फ्रेमवर्क्स आए हैं, नेक्स्ट.जेएस आया है, उसने क्या कमियाँ दूर की हैं, ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। ये तुम्हारा होमवर्क है। एक और चीज़ लिख लो, कॉन्स, कॉन्स पता कर। सबसे एक टॉप लेवल पे कौन सा होता है, एसईओ। एक तुम्हें बता भी देता हूँ, एसईओ रिएक्ट में नहीं हो पाता, ठीक है। एसईओ का मतलब क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो क्या करता है, तुम्हें बताया था ना मैंने, नहीं करता। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये क्या करता है, तुम्हें बताया था सर, ठीक है। तो इसका एक कौन सा है, एसईओ नहीं करने देता ये, और भी होते हैं वो तुमने पढ़ने, थ्योरेटिकल होमवर्क, रिसर्च करनी है और कुछ नहीं करना। और मुझे भी नहीं बताना, तुमने अगर कर लिया तो भी अच्छी बात है, तुम्हारे अपनी रिसर्च चाहिए। अगर करते हो तो इंटरव्यू में क्लियर कर जाएगा, तुम्हें नॉलेज मिलेगी, नहीं करते तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, करोगे तो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अपने लिए। ओके, एसईओ देखना है, कौन से देखने हैं, इसके कौन कौन से होते हैं। और अगला जो फ्रेमवर्क आया, कौन सा फ्रेमवर्क आया जिसने ये कमी दूर की, और ऐसा भी नहीं है कि अगला फ्रेमवर्क आया जिसने ये कमी दूर की। एसईओ के रिगार्डिंग भी, जैसे एसईओ है, इसका एक फ्रेमवर्क है हेलमेट.जेएस, ठीक है। हेलमेट.जेएस क्या करता है कि एसईओ के रिगार्डिंग जो भी रिएक्ट की कमी है वो दूर कर देता है, ठीक है। एक लाइब्रेरी है जो हेलमेट नाम है उसका, वो क्या करता है कि एसईओ में हेल्प करता है रिएक्ट की। तो हर एक कमी को दूर करने के लिए डेवलपर ने कुछ ना कुछ बना रखा है। तो दिस इज हाउ इट रिएक्ट अबाउट। कम्युनिटी बहुत बड़ी है, बहुत सारे हमारे टूल्स मिल जाते हैं, बहुत सारी सपोर्ट मिल जाती है, तो काम हो जाता है, ईजिली हो जाता है। काम करने के लिए हमारे पास दो वेज होते हैं, ठीक है। जो ट्रेडिशनली वर्क होता था वो होता था क्रिएट रिएक्ट ऐप से, क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। अगर इसको सर्च भी मारने जाओगे, CRA नहीं आया, चंडीगढ़ आ गया, कनाडा आ गया, ओहो, क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो रिएक्ट की वेबसाइट खुल जाएगी जो पुरानी वाली है। इसमें हमें सब कुछ पता लग जाएगा रिएक्ट से काम कैसे करते हैं और कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे काम किया जाता है, इसमें सब कुछ पता लग जाएगा आपको, ठीक है। अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो मुझे बताना, वैसे तो ये थ्योरेटिकली कहानी ही बता रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा डाटा और देख दूँगा तो बताना पड़ेगा, मैं रुक जाऊँगा। ओके, तो क्रिएट रिएक्ट ऐप हमें एक, हमारे पास एक एक्सटेंशन कह सकते हैं, कमांड कह सकते हैं, कमांड लाइन से काम होता है। बेसिकली काम करने के दो तरीके होते हैं। अगर आप प्रोग्रामर हो तो आपको पता होना चाहिए, जब भी आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो हमारे पास दो वेज होते हैं, राइट। आपने पीसी ऑन किया,
पीसी ऑन करने के लिए क्या होता है, हमारे जो विंडो की फाइल्स है वो रैम में गई, रैम से वो प्रोसेसर में गई, प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट किया, आपका पीसी चल पड़ा, है ना। ऐसे ही होता है, आपने कोई गेम खेलनी है, आपने VS कोड ही ओपन किया, VS कोड ओपन करने के लिए आपने क्या किया, आप गए अपने स्क्रीन पे, VS कोड ओपन किया, VS कोड चल पड़ा, यही करते हो आप। यह होता है ग्राफिकल यूजर फेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट, GUI। दूसरा तरीका होता है हमारे पास CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है कि हम यूज करते हैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ से भी हम पूरे पीसी को एक्सेस कर सकते हैं, जो नहीं कि हम ग्राफिकली ही काम करें, यहाँ से भी हम सारे पीसी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी पीसी के टूल्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, किसी लाइब्रेरी, किसी फाइल को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, अगर ये बेसिक सी बात है, मैंने VS कोड चलाया, तो VS कोड चलाने के लिए मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो VS कोड की जो फाइल्स है वो गई हमारे रैम में, रैम से गई CPU में, फिर एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, ठीक है। ऐसे काम हुआ। और अगर यही काम यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मुझे वैसे कमांड नहीं याद है, बेसिक सी बात है, मुझे क्यों याद रहेगी, तो LSLA DIR, या सो हम फाइल को देख सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी फाइल एग्जिस्ट करती है, हम आगे पीछे जा सकते हैं। आगे पीछे जाने के लिए हमारे पास होता है CD, ठीक है, जिसका मतलब होता है चेन डायरेक्टरी, ठीक है। हम उससे नेविगेट कर सकते हैं, किसी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक मिनट रुकना है। एक सेकंड रुकना। ओके, तो यहाँ से भी काम हो सकता है। बेसिकली मुझे एक याद है जो कि है नोटपैड, क्योंकि यहाँ से नहीं, यहाँ से भी चल जाती है, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आओ, नोटपैड लिखो, नहीं चल रहा, कमांड है, मैं भूल गया। तो मतलब काम दोनों तरीके से हो सकता है, कमांड लाइन से भी हो सकता है और ग्राफिकल इंटरफेस से भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केस हम जब भी कोड करेंगे हमारे पास काम होगा हम टर्मिनल से ही काम करें, ठीक है। पर्टिकुलरली हम जाके GUI से काम नहीं करने देंगे, ठीक है। जब भी काम करेंगे रिएक्ट में CLI से ही काम करेंगे, और वही कमांड हमें डॉक्यूमेंटेशन में वही कमांडें दिखाई जाती है, ठीक है। ये वही कमांड है डॉक्यूमेंटेशन में, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये कमांड है जो रिएक्ट की ऐप को इंस्टॉल करेगा, क्रिएट करेगा, और कौन से नाम से करेगा, माई ऐप से करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कमांड है जिससे रिएक्ट की ऐप इनिशियलाइज होती है, ठीक है। हम इससे काम नहीं करने वाले, ठीक है। क्यों नहीं करने वाले ये भी मैं बताऊंगा। इसको डिक्रीमेंट कर दिया गया वैसे कुछ टाइम पहले, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ क्या, 6-7 महीने की बात है, ताज़ा न्यूज़ आई थी कि डॉक्यूमेंटेशन अपडेट हो गए हैं और क्रिएट रिएक्ट ऐप को डेप्रिकेट कर दिया गया है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो CRA अभी उतना यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। उसकी जगह यूज़ किया जाता है वीट। यहाँ पे बताया गया क्या, नहीं बताया गया, नहीं बताया। अब क्यों नहीं यूज़ होता, अब वीट को क्यों यूज़ करते हैं ये भी मैं बताता हूँ। देखो, ये छोटी सी कहानी है। वैसे रिएक्ट आया तो रिएक्ट ने बहुत सारी फंक्शनैलिटी हैंडल कर ली, उसने हमारे पास बहुत सारे फीचर्स ऐड करने की हमें परमिशन दे दी, है ना। हमें कितना कुछ अलो कर दिया कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, है ना। बहुत कुछ अलो कर दिया। बट इसने हमें एक डिसएडवांटेज हमें ये प्रोवाइड की कि हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है, ठीक है। रिएक्ट जब भी वर्क करता है वो खुद से वर्क नहीं करता। ऐसा नहीं है कि रिएक्ट में कोड लिखा हुआ है और वो खुद से वर्क करता है। रिएक्ट वर्क करता है डिपेंडेंसीज पे। डिपेंडेंसीज क्या होती है ये तुम्हें समझना पड़ेगा। जब भी तुम कोड लिखते हो तो तुम सारा कोड खुद लिखते हो, है ना। बट एट द मोस्ट ऐसा काम नहीं होता, ठीक है। जब भी काम होता है हम किसी पैकेज पे डिपेंड होते हैं, किसी चीज़ पे डिपेंड होते हैं, तब काम होता है। अब तुम HTML में कोड लिख रहे हो, HTML CSS और JS में तुमने वेबसाइट बनाई, तुम्हारी वेबसाइट कहाँ पे डिपेंड कर रही है, तुम्हारी वेबसाइट 3 टेक्नोलॉजीज पे डिपेंड कर रही है, HTML CSS और JS, ठीक है। इसी पे काम हो रहा है। और ऐसे ही हमारा जब रिएक्ट में ऐप बनाते हैं तो हमारी जो वेबसाइट होती है किसी ना किसी टेक्नोलॉजी पे, किसी ना किसी पैकेज पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब ये पैकेज ऐसे समझ सकते हो कि आप कुछ कोड लिखा हुआ है किसी फंक्शनैलिटीज का, कोई फंक्शन लिखा हुआ है, किसी ने कुछ नया सोल्व कर दिया, कोई फंक्शन लिखा और उसने क्लाउड पे अपलोड कर दिया, ठीक है।
ये ऐसा है कि मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि यहाँ पे कोई अभी अभी नया नया इंटरनेट शुरू हुआ है, ठीक है, और आप पहले प्रोग्रामर हो, आपने कैलकुलेटर का कोड लिखा, ठीक है, और आपने पुश कर दिया, आपने अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि आपको दोस्तों को दोबारा से कोड ना लिखना पड़े, वो एडिशन के लिए बार बार एडिशन का फंक्शन ना लेगा, सिर्फ ऐड यूज करें और नंबर डालें, ऐड मिल जाए, ठीक है। ऐसे ही अपने फंक्शंस लिखे, आपने कोड लिखा, आपने उस लॉजिक को पुश कर दिया एक क्लाउड पे, उस क्लाउड का नाम है एनपीएम। पहले बताया तुम लोग, एनपीएम नहीं बताया, ठीक है। ये बताया कि जब क्लाउड क्रोम से डाटा जेएस बाहर आया तो नोड जेएस बना, है ना। तो नोड जेएस जब बना तो जावास्क्रिप्ट कैपेबल हो गई कि वो लॉजिक लिख सकती है ब्राउजर के बाहर। तो कुछ बहुत सारी जितने भी फ्रंट एंड डेवलपर्स थे उनके लिए तो चांदी हो गई कि भाई वो फ्रंट ब्राउजर से बाहर भी कोड लिख सकते हैं। तो बहुत सारे डेवलपर्स थे जो सिर्फ फ्रंट एंड पे अटक रखे थे, तो उनके पास एक परमिशन आ गई कि वो बाहर लॉजिक लिख सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे पैकेज लिखना शुरू किए, ठीक है, बहुत सारे पैकेजेस लिखने लगे। तो वो जब जितने भी नए लॉजिक बनाते थे उन्हें अपलोड कर देते थे ताकि दूसरों को वो कोड दोबारा से ना लिखना पड़े, ठीक है। वो मेरे फंक्शन को इंपोर्ट करे, यूज़ करे, मेरे फंक्शन को किसी भी पैकेज को इंपोर्ट करे, यूज़ करे, ठीक है। एक छोटा सा फंक्शन है, ये भी बताऊंगा क्या होता है, ठीक। ओके, तो बेसिक सा जो हमारे पास वर्किंग शेड्यूल, वर्किंग एक टेक्निक हो गई कि किसी ने कोई टास्क लिखा, वो नहीं चाहता कि दूसरा फिर से उतनी मेहनत करे, उसने क्लाउड पे अपलोड कर दिया, दूसरा यूज़ कर सकता है, ठीक है। एनपीएम हमारे पास वही क्लाउड है, ठीक है। एनपीएम का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। ये वर्जन्स कंट्रोल करता है पैकेजेस के, जो पैकेजेस हमने क्लाउड पे अपलोड किए उसके वर्जन्स कंट्रोल करता है, उसको अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, रिमूव कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है, ठीक है, एनपीएम। और ये किसकी लाइब्रेरी है? नोड जेएस की लाइब्रेरी है, ठीक है। एनपीएम में किसी को डाउट है एनपीएम क्या होता है तो प्लीज बताएं मुझे, आगे बढ़ूं मैं, बोलो। महक, निकिता, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारी बड़ी कम्युनिटी है जिन्होंने लाइब्रेरीज लिखना शुरू किया और क्लाउड पे पोस्ट करना शुरू किया, जिससे क्या हुआ कि हमारे पास बहुत सारा डाटा आ गया, फंक्शंस आ गए रिएक्ट के अंदर, ताकि हम उससे काम कर सके, हमें दोबारा कोड ना लिखना पड़े। वैसे ही अब हम क्या करते हैं कि जब भी रिएक्ट इंस्टॉल करते हैं वो बहुत सारे पैकेजेस बाय डिफॉल्ट हमें डाउनलोड करके देता है, ठीक है। वो हमें ऐसा कर सकते हो जैसे हमने घर बनाना, तो घर बनाने के लिए हमें किचन का सामान, बाथरूम का सामान, ठीक है, बेडरूम का सामान, हमें लिविंग रूम का सामान, और छत पे फर्स्ट फ्लोर का, फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, हर कोई सामान एक साथ हमें प्रोवाइड कर रहा है। बट नहीं, हमने तो सिंपल एक तो फर्स्ट फ्लोर का घर बनाना है, ठीक है, फर्स्ट स्टोरी बनानी है, हमने और कुछ बनाना ही नहीं है, तो हमने फालतू का सामान क्यों इम्पोर्ट करना है ना, फालतू का सामान क्यों मंगाए। तो वैसे ही हमने जब क्रिएट रिएक्ट ऐप से कुछ बनाया जाता है तो ये हमें बहुत सारी चीज़ें दे देता है, बहुत सारी लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर देता है बाय डिफॉल्ट, जो हमें नहीं चाहिए होती। अगर कोई छोटा ऐप बनाना है तो ये एक हैवी फाइल बना देता है हमें, ठीक है, डिपेंडेंसीज में, जो हमें नहीं चाहिए होता। इसलिए ये बहुत ज़्यादा मतलब लोड क्रिएट करता था डिपेंडेंसी के करके, तो इसे डेप्रिकेट कर दिया गया, यही वजह है और कोई वजह नहीं। और इसका एक अल्टरनेटिव आया, वीट। अगर वीट के बारे में तुम पढ़ोगे तो ये क्या करता है, एक फ्रेमवर्क है, लाइट वेट फ्रेमवर्क है, जो क्या करता है एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है, और इससे हम किसी भी फ्रेमवर्क, किसी भी लाइब्रेरी का ऐप बना सकते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे तुम्हें पता लगेगा हर फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। या हमने करना है रिएक्ट में काम, और रिएक्ट में अरे डॉक्यूमेंटेशन नहीं करता भाई। हाँ, तो ये हर किसी को सपोर्ट करता है। इसमें ऐप बनाने के लिए सिंपल सी कमांड होती है npm create वीट @लेटेस्ट। जब भी इससे तुम प्रोग्राम क्रिएट करोगे तो तुम्हें एक फाइल मिलेगी जिसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर, अच्छा क्रिएट करके देख ही लेते हैं क्या प्रोवाइड करता है हमें। इसको करो बंद, ठीक है, और इधर एक फाइल बनाते हैं JS, ठीक है, JS का हिसाब से फोल्डर बनाना है, फोल्डर बनाया JS, ठीक है, और सब कुछ डाला इसके ऊपर, JS को किया बंद। इधर एक और फोल्डर में मैंने दिया फोल्डर रिएक्ट के अंदर गया, कमांड प्रॉम्प्ट से जाना क्योंकि मेरा वहाँ पे चलता नहीं। रिएक्ट के अंदर गया और इसके अंदर मैंने कमांड लगा दी npm create वीट
लेटेस्ट मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में दिया है, तब मैं लिख रहा हूँ। हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ के ही होती है एट द एंड, ठीक है। जैसे मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप चलाया, उन्होंने मुझसे 2 सवाल पूछे, आर यू एंड डू यू वांट टू प्रोसीड, यस, वहाँ पे वाई लिखा हुआ है, आप एंटर करो, आपका प्रोसीड होता है, ठीक है। उन्होंने पूछा प्रोजेक्ट नेम, आप जब वीट से प्रोजेक्ट बनाओगे, रिएक्ट से प्रोजेक्ट बनाओगे, तो आपको प्रोजेक्ट का नाम पूछा जाएगा। अगर आप प्रोजेक्ट का नाम डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, मैंने नाम डाल दिया। अगर आप प्रोजेक्ट का नाम नहीं डालना चाहते, मैं चाहता हूँ कि मेरे रिएक्ट नाम का जो फोल्डर बनाए वही मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है, उसी के अंदर सारे फोल्डर फाइल्स आ जाए, तो आप सिर्फ डॉट लगाओगे, ठीक है। उस टाइम सिर्फ डॉट लगाओ, डॉट का मतलब होता है रूट डायरेक्टरी, ठीक है, उसी पे वर्क होगा। अगर आप रूट डायरेक्टरी के अंदर एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना चाहते हो तो आपको नाम देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो आपको फ्रेमवर्क पूछेगा, ठीक है। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, आपको जिसमें वर्क करना है वो करो, ठीक है। और ऐसा नहीं है आपको जिसमें वर्क करना है, ऐसा नहीं है, आपको रिएक्ट यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ तो रिएक्ट यूज़ करेंगे। इसके बाद पी रिएक्ट मत यूज़ कर लेना, पी रिएक्ट और रिएक्ट बिल्कुल सेम ही होते हैं, और रिएक्ट का भी लाइट वर्जन है पी रिएक्ट, तो उसको मत यूज़ करना, उसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ कम होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट की और हमारा प्रोजेक्ट बन गया। इधर आओगे तो तुम्हें एक डेमो मिलेगा, डेमो के अंदर तुम्हारे पास फाइल्स फोल्डर्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे फाइल्स होंगे, बहुत सारे फोल्डर्स होंगे। ये होता है डिफ़ॉल्ट हमारे पास रिएक्ट का ऐप, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है और सबसे मेन चीज़ हमने जो देखनी है वो होती है index.html, ठीक है। ये वाली जो फाइल है वो होती है रेंडर हमारी स्क्रीन पे। और ये रेंडर कैसे होती है, यहाँ पे हेड तो हमें पढ़ने में आ ही रहा है, हेड में क्या है, वीट प्लस रिएक्ट है, और यहाँ पे एक हमारे पास डिव है जिसकी क्लास है रूट, और हमारे पास एक स्क्रिप्ट टैग है जो कहाँ से आ रहा है, मेन से आ रहा है, सोर्स मेन से, ठीक, सोर्स में जाते हैं, मेन में जाते हैं, ठीक है। मेन में क्या हो रहा है कि हम एक एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, आईडी नहीं, एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी से रूट, जो कि HTML में था, है ना, और उसके अंदर कुछ रेंडर कर रहे हैं। क्या रेंडर कर रहे हैं, अपना ऐप। स्ट्रिक्ट मोड जो है अभी के लिए छोड़ दो, ये एक रैपर है, ठीक है, रैप करके रखा है, पेरेंट ही हो गया एक हिसाब से, रैपर है जो कि रेंडर क्या कर रहा है, ऐप को रेंडर कर रहा है। अब ऐप कहाँ से आ रहा है, ऐप आ रहा है हमारा app.jsx से, ठीक है, app.jsx यहाँ पे है, app.jsx से आ रहा है, इसके अंदर हमारा ऐप रिलाई कर रहा है, ठीक है। टोटल हमारा रिएक्ट का ऐप यहाँ पे, अगर इसको थोड़ा सा देखोगे तो एक फंक्शन है ऐप जिसके अंदर हमने HTML रिटर्न का HTML ही लिख रखी है टोटल। डिव है, डिव के अंदर एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर लिंक्स हैं, तो ये एंकर HTML ही है, ठीक है, एक यूआई को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम चलाएंगे कैसे, प्रोजेक्ट को चलाएंगे कैसे, प्रोजेक्ट चलाने के लिए हमारा ज़रूरी है कि हम उस फोल्डर में एग्जिस्ट करें, ठीक है। अभी हम कौन से फोल्डर में हैं, रिएक्ट के, राइट। टर्मिनल में देखो आप, लास्ट जो नाम है वहाँ पे आप क्या देख रहे हो, क्या मेरा रिएक्ट रूट डायरेक्टरी है क्या फोल्डर की, यहाँ पे भी रिएक्ट, यहाँ पे क्या ये रूट डायरेक्टरी है, नहीं, गलत, हमारी रूट डायरेक्टरी है डेमो, डेमो के अंदर प्रोजेक्ट एग्जिस्ट, हाँ, बट हमने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है ना, हमने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है प्रोजेक्ट के पेरेंट के अंदर नहीं जाना, ठीक है, तो हमने डेमो के अंदर जाना है। एक और शॉर्टकट बताता हूँ, हमने उस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ पे index.html डायरेक्टली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ओके। इंडेक्स डॉट और पैकेजेशन फाइल बहुत ज़्यादा जरूरी है। पैकेजेशन फाइल वो फाइल होती है जैसे तुम्हारा कंटेंट पेज होता है किसी किताब का, ठीक है, किसी किताब के अंदर कंटेंट पेज होता है, उसके अंदर चैप्टर्स और उनके पेज नंबर लिखे होते हैं ना, कौन सा चैप्टर कहाँ से शुरू है, ऑथर कौन सा है, डिस्क्रिप्शन, अबाउट, जो भी कंटेंट होता है सारा कुछ उस इंडेक्स पेज के अंदर लिखा होता है ना, टोटल उसका मेन मेन्यू टाइप। तो हमारे पास पैकेजेशन वही है, इसके अंदर नाम होगा हमारे प्रोजेक्ट का, प्राइवेट, वर्जन, टाइप कौन सा है, स्क्रिप्ट टैग हमें ये बताता है कि वो चलेगा कैसे, ठीक है, प्रोडक्शन में कैसे चलाना है, लोकली कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, ठीक है, स्क्रिप्ट में। उसके बाद डिपेंडेंसी मैंने तुम्हें बताया था जिस पे हमारा प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, रिएक्ट पे हम डिपेंड करें, रिएक्ट डोम पे डिपेंड करें, रिएक्ट डोम मतलब जो डोम से मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है। डेव डिपेंडेंसी मतलब डेवलपमेंट के टाइम पे जो डिपेंडेंसी होती है ये वो होगी। अगर मैं HTML की बात करूँ तो हम HTML CSS JS में वर्क करते थे, तो डेव डिपेंडेंसीज होगी HTML CSS JS। रिएक्ट में काम करें तो डेव डिपेंडेंसी हमारे पास बहुत सारी है, ठीक है, ESLint हो गया, रिएक्ट हो गया, ये सारी अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये लाइक स्पेसिंग छोड़ने के लिए, ठीक है, कोड को थोड़ा फॉर्मेट करने के लिए, ये सारी वो लाइब्रेरीज है, ओके। ये भी अभी छोड़ दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास मेन काम है कि प्रोजेक्ट चलाना कैसे, प्रोजेक्ट चलाने के लिए हमें सब जरूरी है कि हम उसके रूट डायरेक्टरी में हो, रूट डायरेक्टरी हमारे पास डेमो है, तो CD डेमो करके डेमो में गए, ठीक है, डेमो में आ गए। अब हमारे पास नेक्स्ट कमांड क्या है, npm इंस्टॉल,
क्योंकि वीट हमारे पास सारी लाइब्रेरीज डाउनलोड करके नहीं देता है, ठीक है, हमें खुद से डाउनलोड करनी पड़ती है। डाउनलोड करने के लिए npm i करेंगे या इंस्टॉल लिखोगे, दोनों एक ही कमांड है, दोनों से चल पड़ता है। इससे हमारे पास लाइब्रेरीज जो हमारे पास जरूरी है वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। सारी डाउनलोड नहीं होती, बेसिक बेसिक डाउनलोड हो जाती है, जिसके कारण वीट यूज़ होता है और रिएक्ट CRA नहीं यूज़ होता, ठीक है। ये हमारे पास नोड मॉड्यूल्स आ गए, जो लाइब्रेरीज जरूरी है डाउनलोड हो गई, ओके। फोल्डर आ जाता है, इसको फोल्डर को डिलीट कर दोगे तो भी कोई बात नहीं, दोबारा कमांड डालोगे तो इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है, ओके। और इसको कैसे पता लगा कि कौन कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है? इसको पता लगा यहाँ से, ठीक है। वो नोड पैकेज जेसन को पढ़ता है और पैकेज जेसन में जो जो फाइल होगी उसे इंस्टॉल कर लेता है, ठीक है। ऐसे काम करता है। अब npm run dev लिखोगे तो तुम्हारी फाइल चल पड़ेगी, कोड चल पड़ा और ये हमारा कोड। इसको करो कंट्रोल क्लिक, तुम्हारी फाइल खुल जाएगी ब्राउजर के अंदर और तुम्हारा काउंटर आ गया। यह तुम्हारा फर्स्ट रिएक्ट ऐप, टेम्पलेट जो होता है, जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट मिलता है रिएक्ट के डेवलपर्स को, ऐसे काम होता है। अगर यहाँ पे ओ दबा के, ओ ऑरेंज वाला एंटर दबाओगे तब भी तुम्हारा ब्राउजर में खुल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे काम होता है। और भी कमांड चाहिए तो तुम यहाँ पे H दबाओ, एंटर यहाँ पे लिखा हुआ ना H+ एंटर, तो वही H दबा के एंटर दबाओगे, तुम्हें सारी कमांड से मिल जाएंगे, शॉर्टकट सारे मिल जाएंगे और तुम्हें पढ़ने के लिए और डाटा मिल जाएगा। तो ये शॉर्टकट्स हैं। आज के लिए बस इतना ही। रिएक्ट का इंट्रोडक्शन करवाना था और तुम्हें जो टास्क दिए हैं वो तुम्हारे पास मंडे तक का टाइम है पढ़ने हैं। कल भी क्लास लगेगी, कल छुट्टी नहीं है, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, कल छुट्टी नहीं है, कल भी क्लास लगेगी और परसों छुट्टी है तुम्हारी। हाँ, परसों एंजॉय कर लेना। आज के लिए किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ बताओ। क्लास खत्म हो गई, पूरा टाइम हो गया। बोलो जी। तमन्ना, विनी, समीर, पूजा, निकिता, मयंक, ज्योति, जानवी, ईशु, हिमानी, मैं ही हूँ अगला तो। ओके, फिर डन। अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो और जो टास्क दिया है अपना अपना करके गिटहब पे डाल देना, तुम्हारा चेक होगा काम, ओके। बड़े दिन हो गए, काम नहीं चेक किया किसी का। हैव ए गुड डे, बाय। हो गया, 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी।